इलेक्ट्रो so if I am using term chemistry मतलब there will be some chemical change. Electro मतलब definitely it is charge flow. So charge is flowing. अभी अपने को पता है दुनिया में कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं. We have two types of conductors. First, electronic conductor. Electrons are the charge carriers. Second one is electrolytic conductors. तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आयंस आर द चार्ज कैरियर्स. आयंस आर द चार्ज कैरियर्स. अभी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में कौन आते हैं आपके? जितने भी मेटल्स हैं, एलॉयज हैं, एंड नॉन मेटल्स में से एक ऐसा है जो आपका चार्ज कंडक्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो कौन है? ग्रेफाइट. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में ऑल द आयोनिक कंपाउंड्स, बट इन सॉलिड स्टेट आयोनिक कंपाउंड्स में जो आयंस हैं वो फिक्स्ड हैं, लैटिस में फिक्स्ड है, ट्रैप्ड है. दे कैन नॉट मूव, so they cannot carry the charge from one place to another. So ionic compounds are electrolytic conductors, but only in molten state and molten and fused. तो एक ही बात है. अभी तुम बोलो कि वो मर गया और जान से चला गया, ये दो बातें नहीं है, एक ही बात है भाई. अलग अलग तरीके से बोलने से कुछ नहीं होता. मोल्टन या फ्यूज्ड स्टेट एक ही चीज होती है. एक्वस सॉल्यूशन, अभी आप खुद से सोचो, अगर कोई मेरे पास सॉल्युबल सॉल्ट है तो इन दैट सॉल्युबल सॉल्ट ज्यादा आयंस अवेलेबल होंगे सॉल्यूशन में, तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा बिकॉज ज्यादा चार्ज कैरियर्स है. और कोई सॉल्ट मेरे पास ऐसा है जो कम आयोनाइज हो रहा है तो वो कम आयंस देगा. अभी मैं आपसे कंपैरिजन करवाऊं NaCl और PbCl2, कौन बेटर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी? NaCl. Why? It is a strong electrolyte. Strong electrolyte का आयनाइजेशन ज्यादा होगा. More ions will be available in solution. Clear? Yes sir. Ionic compounds है ना. एंड दूसरा आता है polar covalent compounds. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड ये क्या करने वाला है? मेरे को आयंस देने वाला है जैसे आप इसको पानी में डिसॉल्व कर दोगे. या HCl की बात कर लेते हैं. चलो, इन गैसियस स्टेट अगर मैं गैसियस स्टेट की बात कर रहा हूं, कोई आयन अवेलेबल है ही नहीं. बट इसी HCl को अगर मैं पानी में डिसॉल्व कर दूं तो ये HCl आयोनाइज होके मुझे देगा. तो ये इतनी पोलार गैस है कि पानी के अंदर जाते ही ये सीधा सीधा आयंस देने लगेगी और आपके पास आयंस आ जाएंगे. तो गैसियस स्टेट में HCl, जैसे इस रूम में मैं बिल्कुल पूरा ड्राई कर दूं और सिर्फ HCl ले लूं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज नॉट एसिडिक इन गैसियस फॉर्म. ये अपना एसिडिक इफेक्ट कब दिखा पाएगा? जब पानी के कांटेक्ट में आएगा. तो ये अपने रंग में अपने ट्रू कलर कब दिखाएगा? पानी में. ये ध्यान रखना, ठीक है. सो दो तरह के कंपाउंड्स हो गए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर. पहला
आयोनिक, दूसरा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। बट आयोनिक का रिस्ट्रिक्शन क्या है? सॉलिड स्टेट में यू कैन नॉट टेक इट एज ए कंडक्टर। पानी की बात करते हैं थोड़ा सा। आयोनिक इक्विलिब्रियम में मैं वैसे बता चुका हूं, वाटर आयोनाइजेस, है ना, इन प्योर फॉर्म, और आयोनाइज होके क्या देता है? H3O प्लस, H3O। बट इन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? प्योर वाटर के लिए रूम टेम्परेचर पे इतना होता है। अभी इस पानी पे अगर मैं बात करूं, इस कॉन्सेंट्रेशन पे बात करूं, तो H प्लस और OH का कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली है ही नहीं कुछ। तो इस वजह से प्योर वाटर इज लाइक एन इंसुलेटर, इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर मुझे प्योर वाटर को कंडक्टिंग बनाना है, सो व्हाट टू डू? थोड़ा सा सॉल्ट्स या एसिड या बेस, कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जो उसमें आयंस का नंबर बढ़ा दे और उसकी कंडक्टिविटी। क्लियर? दो तरह के कंडक्टर्स हो गए हमारे पास। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे केमिकल्स के साथ डील करनी है और केमिकल्स में मुझे आयंस मिलेंगे। तो इसलिए इस चैप्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इस चैप्टर में मेरे पास 3 पोर्शन होते हैं एक्चुअली। एक होता है गैल्वेनिक सेल, जो इस चैप्टर का 75% है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ये 3 पार्ट मुझे कवर करने हैं इस चैप्टर के अंदर। ये दोनों मिलके बनते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा सेल जिसमें आइदर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल चेंज आएगा या केमिकल चेंज की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। जैसे आपका ये जो बैटरी आप यूज करते हो, रिचार्जेबल लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हो, अभी आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो इसमें केमिकल चेंज हो रहे हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो और केमिकल रिएक्शन हो, मींस अभी जब ये चार्ज हो रहा है तो ये किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन चल रही है, इसमें प्रोसेस चल रही है। बट जैसे ही पावर जाती है, क्या करने लगता है? वो कन्वर्ट हो जाता है। वो काय में? गैल्वेनिक सेल में। सो ऑल द केमिकल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हो गया। इनको बोलते हैं हम सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी मतलब जिनको आप चार्ज करके रीयूज कर सकते हो। प्राइमरी वो जिनमें एक ही बार यूज कर सकते हो बना के। जैसे आपकी घड़ी में जो आप सेल डालते हो, ड्राई सेल बोलते हो, पेंसिल सेल, रिमोट में जो सेल होता है, वॉल क्लॉक में जो सेल होता है, वो सब कैसे होता है? प्राइमरी। मतलब बना के पैक कर दिया, एक बार यूज कर सकते हो, बात खत्म, सिंपल। लेकिन फोन की बैटरी सेकेंडरी बैटरी है, बार बार यूज करना है। ठीक है? तो प्राइमरी का मतलब होता है बना के एक ही बार यूज कर सकते हो, वी कैन नॉट रिचार्ज इट। और सेकेंडरी वाले कितनी बार भी चार्ज करो डिस्चार्ज करो, चार्ज करो डिस्चार्ज करो। फोन की बैटरी वैसे ही होती है। तो अब मुझे यहां से अपनी शुरुआत करनी है। ये लास्ट में पढ़ूंगा, एनसीईआरटी में शायद ये पहले दिया होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसके लिए मैं तुमको टास्क दूंगा तो तुमको कंप्लीट करना है। क्या चाहिए मुझे? शॉर्ट नोट्स चाहिए एनसीईआरटी से, इस पार्ट के, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के। फिजिक्स है थोड़ा सा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब तुमने फिजिक्स में पढ़ रखा है, सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है? बाकी केमिकल्स क्या कर रहे हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। सो पहली चीज जो मुझे कवर करनी है वो है
जब मैं सेल वर्ड यूज करता हूं इसका मीनिंग क्या है? सेल हो गई एक डिवाइस, सेल हो गई एक डिवाइस, एक बॉक्स जैसी, जिसमें हम कुछ अपने हिसाब से, अपने पर्पस के हिसाब से चीजें भरेंगे और यूज करने वाले हैं. सो व्हेन वी से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो गया? ध्यान से डेफिनेशन देखेंगे. द डिवाइस which is used to convert electrical energy into chemical energy और वाइस वर्सा, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब ये दोनों काम सेम साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते. जैसे अभी आपका ये जो बैटरी है वो चार्ज हो रहा है, ऊपर वाला काम हो रहा है, बट जब आप डिस्चार्ज कर रहे होगे, इससे एनर्जी ड्रॉ कर रहे हो, खींच रहे हो, ले रहे हो, तो दूसरा काम हो रहा होगा. ऊपर वाला काम किसका है? गैल्वेनिक सेल का, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का. नीचे वाला काम किसका? गैल्वेनिक सेल. तो अभी हमें गैल्वेनिक सेल को समझना है अच्छे से. अब हमारे 2 लेक्चर्स इसी में जाने वाले हैं. गैल्वेनिक सेल काम कैसे करता है, ठीक है? टाइप्स में फर्स्ट वन इज गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं इसको. सो व्हाट इज गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल, ध्यान से देखो. द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कैन कन्वर्ट, ध्यान से देखो, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी of a redox reaction, chemical potential energy of a redox reaction into electrical energy. स्पॉन्टेनियसली. ये जब डिस्चार्ज होना शुरू होगी तो अपने आप डिस्चार्ज हो रही है, ये अपने आप डिस्चार्ज हो रही है, अपने आप केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप चार्ज कर रहे हो, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली सप्लाइंग द एनर्जी. टू डिस्चार्ज इट यू आर नॉट सप्लाइंग एनर्जी, इट इज गिविंग यू द एनर्जी. So galvanic cell always gives you the energy spontaneously. So dry cell that we use in wall clocks or button cell in wrist watches, these cells are galvanic cells only. These cells are galvanic cells only. They can convert the stored energy, means potential energy of a redox reaction. Why redox? If you remember, in redox reaction someone gives electron, someone else accepts electron. So electrons का flow एक substance से दूसरे substance की तरफ होता है. We have to take advantage of this process and it is natural. You don't have to do anything. It is natural. Think of this old example जो तुम बचपन से पढ़ते आए हो. If I have CuSO4 solution in a vessel और इसमें मैं जिंक का रॉड डिप कर दूं, तो वी नो जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स. नाउ दिस इज अ spontaneous reaction. You don't have to do anything for this reaction.
जिंक विल डिस्प्लेस, जिंक हैज नेचुरल टेंडेंसी टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, यही है ना। अभी इस प्रोसेस में एक्चुअली क्या हुआ, सल्फेट का कोई रोल नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जिंक जो सॉलिड फॉर्म में था comes in contact with cupric ion. Cupric ion. Now, zinc has the tendency to lose electrons. Sulfate is already filled. इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, सल्फेट इज ऑलरेडी फिल्ड। अभी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन बचा, सिर्फ कॉपर। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ये रिएक्शन है, दिखाने के लिए ये रिएक्शन है, बट एक्चुअली अंदर तो एक ही रिएक्शन हो रही है। हुआ क्या, दो इलेक्ट्रॉन्स जिंक ने किसको दे दिया, क्यूप्रिक आयन को। जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर दिए, तो जिंक आयोनाइज हो गया और कॉपर डिपॉजिट हो गया। तो होगा क्या, इफ यू आर यूजिंग दिस जिंक स्पून फॉर एग्जाम्पल to stir the solution of CuSO4, zinc plate or zinc spoon will be disappeared, गायब हो जाएगी। क्यों, सारा जिंक डिसॉल्व हो जाएगा। तो आपको मैं पूछूं, मुझे जिंक को स्टोर करना है, तो कैन आई स्टोर जिंक इन CuSO4 सॉल्यूशन, डेफिनेटली, बट रिवर्स इज पॉसिबल। अगर मेरे पास ZnSO4 का सॉल्यूशन है और इसमें मैं कॉपर का स्ट्रिप डालना चाह रहा हूं, कॉपर का, तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाली। जिंक इज ऑलरेडी आयोनाइज्ड, कॉपर इज ऑलरेडी इन सॉलिड फॉर्म, न्यूट्रल, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। वी कैन स्टोर कॉपर इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, बट जिंक रॉड या जिंक का कोई भी मेटल, कोई भी मटेरियल में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में स्टोर नहीं कर पाऊंगा। अभी क्वेश्चन आता है, सर व्हाई जिंक इज सो वायलेंट, क्यों ये इलेक्ट्रॉन देने को तैयार बैठा है। यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके पोटेंशियल वर्ड का। आपको पोटेंशियल वर्ड का मीनिंग क्या पता है, पोटेंशियल आपने बचपन से 1000 बार सुना होगा, कभी कभी हम भी झूठ बोल देते हैं तुमको, दैट यू हैव गॉट द पोटेंशियल। सो व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल। अगर मैं कह रहा हूं आपके पास पोटेंशियल है, मतलब एबिलिटी तो है वो काम करने की, बट यहां पे क्वेश्चन एक और आता है, कैपेबिलिटी। एबल तो हो बट कैपेबल हो क्या। अब आप बोलोगे सर इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है। क्या आप मेरी पूरे लेक्चर को ढंग से सुन सकते हो। आशीष अपनी बात कह गया दिल की, तो क्या आप मेरा लेक्चर पूरा ढंग से सुन सकते हो। यस, यू आर एबल टू लिसन एवरीथिंग जो भी मैं बोल रहा हूं, बट कैपेबल नहीं हो। क्यों, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फोकस फॉर 2.5 आवर्स एट अ स्ट्रेच, 2 आवर्स एट अ स्ट्रेच। या मैं बोलूं, कभी कभी होता है मम्मी बोलती है बेटा दरवाजा खोल दो, तो तुम खोल सकते हो, बट आलसी हो ना तुम। मम्मी आप बोल दो, मैं पढ़ रहा हूं। पढ़ने का नाटक भी तो करना होता भाई। सो जो मैं पढ़ रहा हूं बोल रहा हूं, मतलब यू आर नॉट कैपेबल। या आप मान लो बीमार हो, आपको ड्राइंग आती है, आप अच्छे सिंगर हो, सब कुछ हो, बट आप आज बीमार हो, आज ड्राइंग नहीं हो पाएगी सर, आज नहीं गाना गा पाओ सर, आज नहीं है बॉडी में एनर्जी, तो यू आर नॉट कैपेबल। तो कैपेबिलिटी को पहले साइड में रख दो, एबिलिटी पे फोकस करते हैं। सो इफ आई एम यूजिंग टर्म पोटेंशियल, मतलब है। अभी मैं बोलूं कि किसी भी चीज का पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब या हाई है। अगर मैं कह रहा हूं कि किसी काम को करने का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, मींस आप या तो काम वो कर ही नहीं सकते, या उसको काम करने की एबिलिटी लो है।
अभी मैं बैटिंग की बात करता हूं, मुझे स्कोर करना है, तो आप किस पे ज्यादा रिलाई करोगे, विराट कोहली पे या अश्विन पे? विराट कोहली पे। मतलब विराट कोहली का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है या हाई है, और अश्विन का पोटेंशियल लो है। समझ गए? एबिलिटी ज्यादा है। तो पोटेंशियल का एक प्रॉपर मीनिंग आपके माइंड में रहना चाहिए कि जब भी मैं एबिलिटी या पोटेंशियल की बात कर रहा हूं तो एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो किसी भी काम को करने की जो पोटेंशियल है उसको मुझे समझना है और सीखना है। अब हमारा जब रेडॉक्स की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन देना और लेना दो ही काम होते हैं। तो एक टर्म आएगा बेटा आपका शॉर्ट में बोल देंगे। सो जैसे ही मैंने पोटेंशियल वर्ड यूज किया आपके दिमाग में तुरंत से क्या आ जाना चाहिए? एबिलिटी। किस चीज की? ऑक्सीडाइज होने की। किसी भी सब्सटेंस की खुद के ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। और जब मैं खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता हूं एज अ सब्सटेंस तो आई हैव टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और जब मैं लूज कर रहा हूं तो कोई गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स। सो आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस अदर्स। समझ गए ना? तो ये क्या मतलब हो गया? ये मुझे क्या बताने वाला है? एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस अदर्स। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, इसका क्या मतलब हो गया? खुद इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज कर देगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। समझ गए? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, खुद को करेगा। अभी अगर मैं पूछूंगा रिडक्शन पोटेंशियल क्या कहना चाहेगा तुमसे? खुद से हम फिगर आउट कर सकते हैं। आई थिंक एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस to reduce itself क्लियर? दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो गया? कैसे कैलकुलेट करते हैं इनको, क्या है, सब थोड़ी देर में देखेंगे हम। पहले मैं आपको पढ़ना कैसे है या कोई टर्म देख के आपके माइंड में क्या थॉट्स आने चाहिए। अगर आपको पता है कि किसी चीज का पर्पस क्या है तो ही आप उसको याद रखोगे बेटा। कहाँ यूज करना है, कितना यूज करना है, तभी समझ में आएगा। पर्पस ही नहीं पता तो पढ़ते रहो, यूज कहाँ करोगे? माइंड कभी रिप्लाई नहीं करेगा। समझ गए? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखना। लिथियम क्या कर रहा है इस प्रोसेस में? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? तो मैं ये कह रहा हूं बेटा इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितना है? प्लस का 3.05। जब यही काम सोडियम करता है इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 2.71 वोल्ट। 2.71 वोल्ट। अब मेरा क्वेश्चन है कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम या सोडियम? रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम वाले, हाथ उठा लो जल्दी से।
अब सोडियम वाले हाथ उठा लो जल्दी से। सोडियम वाला कोई नहीं, लिथियम वाले भी 4 हैं, तो बाकी लोग घर जाओ। इतनी देर में कोई ओपिनियन ही नहीं बना पा रहे हो तुम। जिसका ओपी हाई है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सीधी सी बात हो गई। ओपी हाई का मतलब है ओपी अगर हाई है खत्म बात। इतनी देर में अगर ये तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स का डेटा आपके सामने होगा, वो आपको बता रहा होगा कि कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन अभी आप मुझे बताओ, जब जिंक और कॉपर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे थे तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था या रिड्यूस हो रहा था? जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था। कहने का मतलब क्या है? जिंक वॉज एबल टू रिड्यूस क्यूप्रिक आयन इनटू कॉपर। तो हाई ओपी किसका है, जिंक का या कॉपर का? सिंपल है, ढंग से सुनोगे ढंग से फॉलो करोगे तो याद हो जाएगा। और यही आपको देखने को मिलता है व्हेन जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म जिंक आयन। डोंट लुक एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कि किसी ने 1 दिया 2 दिया, उससे फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को। तो इसका जो ओपी है ये आता है प्लस का 0.76 वोल्ट। अभी यही चीज कॉपर के लिए करते हैं अगर हम, तो कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो आता है माइनस का 0.34 वोल्ट। अभी क्लियर देखो, जिसका ओपी ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो मैं क्लियर बोल सकता हूं जिंक इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर। आई एम चेंजिंग द टर्मिनोलॉजी। जरूरी थोड़ी है तुमसे यही पूछेगा कि कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, मैं पूछूंगा कौन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है। बात तो एक ही है, इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर देन कॉपर। इसीलिए जब जिंक और क्यूप्रिक आयन को साथ में रखते हो तो जिंक कैन गिव इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू क्यूप्रिक आयन और रिड्यूस कर देता है। तो ये इनकी नेचुरल टेंडेंसी हो गई। ये कैसा हो गया? जिंक इज लाइक पवार साहेब और क्यूप्रिक आयन इज लाइक कलवा का कौन है वो, जितेंद्र अवार्ड, यही है ना? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा? तो अभी अपने पास क्या सिर्फ 2 ही मेटल्स होती हैं क्या दुनिया में? सोसाइटी में भी कई सारे लेवल्स होते हैं ना। एक होता है गली का नेता, फिर एक होता है ब्लॉक प्रमुख, ऐसे कई सारे लेवल होते हैं ना। फिर होता है आमदार, खासदार, फिर उनके पापा, फिर उनके भी पापा, फिर सबसे बड़े पापा। सबसे बड़े पापा, है ना? सो जस्ट लाइक दैट मेटल्स में भी कोई किसी से अच्छा डोनर है, कोई किसी से अच्छा है, बट सबसे बड़ा पापा कौन? सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? बहुत इजीली याद कर सकते हो, बहुत इजीली। बोलना कुछ नहीं, सिर्फ सुनना। मेटल्स का मैं पूरा ऑर्डर दे देता हूं जो तुम्हारे पूरे, है ना, पूरे एडवांस तक काम आएगा मेटल्स का। लिक बकाना, मगल, जिंक्रोफी, किडको, नीसन, पब, हा, कु, एच जी, ए जी, ए यू, पी टी। अमंग मेटल्स सबसे रिएक्टिव, सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? लिथियम। सबसे पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? प्लैटिनम। इसलिए प्लैटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इसलिए जहां जहां मेटल को रिएक्शन से दूर रखना है वहां वहां हम क्या लेके आते हैं? प्लैटिनम। और सबसे रिएक्टिव कौन है? अब ये इसी सीक्वेंस में एक दूसरे को
डिस्प्लेस कर सकती हैं। लिंक कैन डिस्प्लेस थियोरेटिकली सबको। मैंने बोला थियोरेटिकली, वाई? क्योंकि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहला थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा काइनेटिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए है ये, काइनेटिक्स के लिए नहीं। जैसे अगर मैं इस रूम में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फिल कर दूं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर एट रूम टेम्परेचर। सो थर्मोडायनेमिकली दैट प्रोसेस इज फेवरेबल। प्रोसेस का जो डेल्टा जी है, इट इज नेगेटिव। इट शुड बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट एट रूम टेम्परेचर इनका जो कोलिजन होता है, दैट कोलिजन इज नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एनर्जी कि ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना पाए। सो एक्चुअली किसी भी रिएक्शन को होने के लिए दो बैरियर होते हैं। एक होता है थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा होता है काइनेटिक्स। अभी जैसे आपके पास टैलेंट है, तो एग्जाम क्रैक करने के लिए थर्मोडायनेमिक बैरियर क्रॉस कर सकते हो, तो टैलेंट है तो। बट काइनेटिक्स मतलब हार्ड वर्क। अभी आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए दोनों बैरियर क्रॉस करने हैं, एनर्जी बैरियर एंड काइनेटिक एनर्जी बैरियर। अभी काइनेटिक एनर्जी बैरियर सिर्फ हार्ड वर्क से आएगा। तो तुम लोगों के पास टैलेंट कितना भी और रखे रहो, H2 एंड O2 रूम पे पड़े हैं, रूम में कभी रिएक्ट नहीं करेंगे वो। दैट रिएक्शन बिटवीन देम इज वेरी वेरी स्लो। और यही तुमने एक चिंगारी डाल दी उनमें, तो तुम डाल के भाग नहीं पाओगे। समझ गए? धुआं उड़ जाएगा तुम्हारा, समझे? तो वैसा ही है, अभी तुम्हारे पास हो सकता है एनर्जी बैरियर क्रॉस करने की कैपेसिटी हो। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग यू आर एबल टू क्रैक जेईई मेंस एडवांस, बट व्हेन इट कम्स टू काइनेटिक्स तो प्रॉब्लम हो जाती है हमको, क्योंकि हम बोर हो गए। तो ये मेटल्स आपको याद कर लेनी है। कौन कौन सी? जो लिखा है वही पढ़ रहा हूं, तुम चाइनीज बोलो, कोरियन बोलो, जापानीज बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। जो लिखा है वही, लिख, बकाना, मगल, जिंक, रोफी, किडको, नीसन, पवाहाकू, एजी एजी यूपीटी, खत्म। लिख, बकाना, मगल, जिंक, रोफी, किडको, नीसन, पवाहाकू, HGAG AUPT, खत्म। जो लिखा है वही पढ़ रहा हूं यार। अभी तुम YouTube पे जाओगे, दुनिया भर के निमोनिक्स मिलेंगे। मैं क्यों ही निमोनिक्स के चक्कर में पढ़ूंगा? मैंने बना लिया अपना, जो लिखा है वही पढ़ने का। जैसे जब मैं छोटा था तो एक स्पेलिंग के लिए मैंने 2-4 बार पिटाई खाई। स्पेलिंग थी नेशनल। अब मैं बचपन में, अपन देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो अपन ने बचपन में क्या पढ़ा था? शाह के लिए या तो S चाहिए या SH चाहिए। अब इसको शाह कैसे रीड कर दूं मैं? इट इज टोटली अगेंस्ट द रूल्स। किसी ने नहीं बोला ये शाह है। तो टीचर पूछ ले, वही नेशनल की स्पेलिंग बोलो, याद कर करके मर गए। शाह सुनते ही यही लॉजिक लॉजिक लॉजिक। तो लॉजिक के चक्कर में डंडे खा रहा था मैं डेली। फिर मैंने कहा यार ये चीटिंग है, तो मैंने कहा जो लिखा है वही पढ़ने का। तो मैंने इसको पढ़ा नेटिओनल। अब जब भी टीचर पूछे नेशनल के स्पेलिंग, मेरे दिमाग में क्या चलता था? नेटिओनल। बट टीचर को लग रहा है कि मैं नेशनल की स्पेलिंग सुना रहा हूं, मैं तो नेटिओनल की स्पेलिंग सुना रहा हूं। समझ गए ना? तो बिल्कुल यही चीज मैं यहां आपसे बोल रहा हूं। आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। मुझे पता है, पहले लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम। बस बस, इस पूरी सीरीज में मेरे पास सिर्फ एक ही नॉन मेटल है, दैट इज हाइड्रोजन। बाकी सारे मेटल्स हैं। ठीक है? अभी अगर मैं इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर दूं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP, तो लिथियम के लिए कितना है? 3.5. हाइड्रोजन के लिए
तो अगर हाइड्रोजन के लिए 0 हो गया तो इसके बाद सबका क्या रहने वाला है? जैसे कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी माइनस का 0.34 हाइड्रोजन के बाद। ये एसओपी का बता रहा हूं मैं, है ना, नहीं तुम रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव रट लो, उल्टा कर लो। अभी मैंने बोला पोटेशियम का कितना, सोडियम का कितना, जिंक का कितना, आयरन के लिए कितना। इसमें आप ये देख सकते हो कौन किसको कहां से डिस्प्लेस कर सकता है भाई। लिंक सबको, सॉरी लिथियम सबको डिस्प्लेस कर सकता है, पोटेशियम लिथियम को नहीं कर सकता, बाकी सबको कर सकता है। अब मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, या मैं ये पूछूं किसको किस में स्टोर कर सकते हो, बात तो एक ही है। हम लिथियम को इन सब के सॉल्यूशंस में स्टोर नहीं कर सकते, पोटेशियम को इन सब के सॉल्यूशन में नहीं कर सकते एक्सेप्ट लिथियम। तो मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं ये तो अलग बात हो गई, स्टोर कर वो भी तो एक ही बात है। आई कैन नॉट स्टोर, lithium cannot be stored. In the solution of salts of simple, because lithium सबको उनके रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स में से डिस्प्लेस कर देती है। समझ गए कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है? बचपन में तुमने इसी चीज को पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से। हालांकि रिएक्टिविटी सीरीज और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट तुमको अभी डीप में नहीं जाना है। इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रो नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये मैंने सिर्फ मेटल्स के लिए दिखाया, आगे नॉन मेटल्स भी होते हैं बहुत सारे। फ्लोरीन तक जाता है ये ओवरऑल। तो जो फ्लोरीन है उसका जो एसओपी आता है फ्लोरीन का, वो आता है माइनस का 2.87 वोल्ट, माइनस का 2.87 वोल्ट। तो लिथियम सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे बेस्ट। अब ये मैंने आपको एसओपी के बेसिस पे बताया ना, एसआरपी होता तो साइन अपोजिट हो जाते हैं, पर आपकी पूरी केमिस्ट्री एसओपी और एसआरपी में फंसा के वो लोग रखते हैं। मोस्टली एसआरपी में चलता है सब कुछ, एसओपी में कुछ नहीं चलेगा मोस्टली। बट एग्जामिनर को अगर गधे फिल्टर करने हैं तो कुछ भी पूछता है वो। तो आप जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ोगे उसमें सब्सटेंसेस को उनके एसआरपी वैल्यू के बेसिस पे अरेंज किया गया है। एसआरपी वैल्यू तो लिथियम टू फ्लोरीन, अगर एसआरपी की बात करते हो तो लिथियम का एसआरपी कितना आएगा और फ्लोरीन का एसआरपी कितना आएगा, समझ गए? और हाइड्रोजन यहां कहीं बीच में फिट हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां फिट हो जाएगा कहीं। सो अगर आप हाइड्रोजन से इधर की तरफ आ रहे हो, सब रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, लेफ्ट वाला मेटल राइट वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। राइट वाला नॉन मेटल अभी जैसे फ्लोरीन है, अभी क्लोरीन यहां कहीं आएगा, क्लोरीन का होता है प्लस का 1.36 वोल्ट। तो अगर मैं फ्लोरीन को रिएक्ट करा रहा हूं विद NaCl, now fluorine can displace what?
फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम इट्स कंपाउंड. सो मेटल्स के केस में क्या देखोगे? लो SRP वाला सब्सटेंस कैन रिड्यूस. मैं डिस्प्लेस भी नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं? रिड्यूस. हाई SRP वाला सब्सटेंस. और अगर हाई SRP वाला सब्सटेंस हुआ तो क्लियर? ये पिक्चर अभी तक बन जानी चाहिए. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या कर सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर सकता है. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? अब पोटेंशियल की जो वैल्यूज है वो आई कहां से? आसमान से. कुछ तो जादू किया होगा हमने. तो जादू करने से पहले क्या? जादू करने से पहले का भी एक स्टेप है, उसको समझना पड़ेगा पहले मुझे. ध्यान से सुनो. तो आपने बाहुबली 1 देखी, अच्छा लगा. अभी बाहुबली 2 देखेंगे ये समझने के लिए कि बाहुबली 1 में जो हुआ वो क्यों हुआ. तो उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो उससे पहले मुझे समझना पड़ेगा सर ये इलेक्ट्रोड क्या है, तब तो उसका पोटेंशियल समझें. बच्चे का पोटेंशियल समझने से पहले बच्चे को तो समझ लो बच्चा होता क्या है. तो देखो भाई, इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड होने के लिए जो पहली क्वालिफिकेशन है, सब्सटेंस क्या होना पड़ेगा? कंडक्टिंग. मतलब जो इलेक्ट्रॉन के आने जाने को रोके ना, फेलिसिटेट तो करे कम से कम. सो द कंडक्टिंग सब्सटेंस दैट अलाउज इलेक्ट्रॉन्स एंटर और लीव, वो कंडक्टिंग सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने दे, खत्म. सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आने जाने दे, ऐसे सब्सटेंस का नाम रखना है अपने को. और ये कैसा भी हो सकता है. अभी इलेक्ट्रोड्स बेटा दो टाइप के होते हैं. जैसे बच्चे दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं एक्टिव बच्चे जो पढ़ने के लिए ध्यान लगाते हैं. एक होते हैं पैसिव बच्चे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तुम यहाँ न्यूक्लियर लॉन्च कोड भी लिख दो तो भी उनसे कोई फर्क नहीं. उनको कुछ भी लिख दो, कॉपी कर लेंगे, घर जाके सो जाएंगे. मतलब तुम उनको अमृत दे दो तो अमृत भी पी लेंगे, जहर दे दो जहर भी पी लेंगे. दे आर न्यूट्रल टू एवरीथिंग. तो पैसिव. तो जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वो खुद इलेक्ट्रॉन देते या लेते हैं. और जो पैसिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनका काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना इंश्योर करना है. दे आर नॉट एबल टू टेक पार्ट इन दैट रेडॉक्स रिएक्शन. जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इफ यू आर यूजिंग, क्या मतलब हुआ इसका? वो खुद कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता. उसका सिर्फ एक ही काम है, वो इलेक्ट्रॉन्स को आना जाना है ना बना रहे और रिएक्शन को कोई इंटरफेयर नहीं करता वो. बट एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होता है? तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे. सॉरी, मैं आपको नोट्स देगा. अब बता दिया ना कॉन्सेप्ट. अब ध्यान से देखो. 1 क्यों लिख रहा हूं मैं? 1 का कोई काम नहीं यहाँ पे. ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. इसको छोटू करता पहले. ये सही सीख लिया है मैंने. चलो साइड में. सेल घुस गया. ध्यान से देखो. कोई भी मेटल
अपने आयन के कांटेक्ट में आ रहा है, कोई भी मेटल अपने आयन, N प्लस का मतलब +1 भी चार्ज हो सकता है, +2 भी हो सकता है, जितना भी है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। +2 लिखता तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करवाता, +3 लिखता तो +1 लिखता तो। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो यहां मेरे पास दो टाइप की प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन एंड मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, मेटल जो न्यूट्रल एटम है वो और उसका जो आयन है वो, अब जो मेटल है बेटा वो सॉलिड रहेगा, है ना, मर्क्यूरी को छोड़ दो बाकी सारे मेटल सॉलिड होते हैं, और ये आयन है अगर मेटल का तो वो एक्वस रहने वाला है, ठीक है। अब इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में कैसे लाओगे आप? आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, इसमें एक मेटल, जो भी मेटल आप चूज कर रहे हो, उसी मेटल का एक सॉल्युबल सॉल्ट सोल्यूशन ले लेना है। मतलब जैसे सिल्वर लिया तो यहाँ AgNO3 सोल्यूशन लेना है, जिंक लिया जिंक सल्फेट लेना है, कॉपर लिया कॉपर सल्फेट लेना है, मेटल और उसी मेटल का कोई सॉल्युबल सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्युबल होना चाहिए, सॉल्युबल नहीं होगा तो आयंस नहीं होंगे, आयंस नहीं होंगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अभी आप ढंग से देखोगे ना बेटा तो ये दो रिएक्शंस हैं, एक नहीं। और जब दो रिएक्शंस अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, आई थिंक ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। दो रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो दो रिएक्शंस अगर अपोजिट डायरेक्शंस में चल रही हैं तो उनको क्या बोलोगे आप? रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन यही बोलोगे। और रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दो डायरेक्शन में चल रही है तो कभी ना कभी इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k का वैल्यू 1 से बड़ा और 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चों, ऐसा ही है। 1 से बड़ा होने का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से ज्यादा होगा। इसी को हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टॉपिक में लिखा था, दैट रिएक्शन इज प्रोडक्ट डोमिनेटिंग, और जो दूसरा केस है उसमें प्रोडक्ट फेवरेबल। तो ऐसा इसमें भी तो होगा, कोई ना कोई एक रिएक्शन तो डोमिनेट कर रही होगी, मतलब आइदर ऑक्सीडेशन, इक्विलिब्रियम मिलने तक ऑक्सीडेशन ज्यादा हो चुका होगा, या तो दो पॉसिबिलिटी होती है, एक ऑक्सीडेशन वाली और एक, अगर ऑक्सीडेशन वाली जो प्रोसेस है वो डोमिनेट कर रहे हैं। अभी यहां पे आपको दो बातें याद रखनी है। पहला, जब मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। आयन कभी भी मेटल रॉड से चिपका नहीं रहेगा, आयन हमेशा क्या कर देंगे हम? सॉल्यूशन में घोल देंगे। और इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सॉल्यूशन में एंटर नहीं करता, ये दूसरी बात। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सॉल्यूशन में एंटर नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सॉल्यूशन में एंटर, इट्स वेरी क्लियर। आयंस कभी मेटल रॉड पे नहीं रुकेंगे और इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे। तो मेटल आयोनाइज हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, Mn+ बना, इलेक्ट्रॉन्स उसने रॉड पे ही छोड़ दिए। जब ये इलेक्ट्रॉन्स रॉड पे छोड़ेगा तो आई थिंक रॉड पे कैसा चार्ज आ जाएगा? और क्योंकि कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ेगा भी, सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आ जाएगा?
क्योंकि कैटाइंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ना। रॉड पे कैसा चार्ज, सॉल्यूशन पे, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ गया गधों? दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल। ये पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा जितना इस मेटल को जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है। जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके आयंस में कन्वर्ट होना चाहेगा, कैटाइंस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ उतना ही बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज रॉड का बढ़ जाएगा। समझ गए? पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो आपने जब लिथियम लिखा कि लिथियम का SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कितना था, प्लस का 3.05, और पोटेशियम का लिखा प्लस का 2.93, तो इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? जब लिथियम को लिथियम के आयन के कांटेक्ट में लाओगे तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है विद रेस्पेक्ट टू जब पोटेशियम को पोटेशियम सॉल्ट के कांटेक्ट में लाओगे उससे। घुसा कुछ खोपड़ी में कि नहीं? घुस गया होगा थोड़ा बहुत तो यार। लेकिन हाइड्रोजन के बाद की जो मेटल्स थी, कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt, उनमें कौन सी टेंडेंसी डोमिनेट करती है? जो मेटल आयन है उनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और वो गेन करके क्या हो जाएगा? मेटल पे डिपॉजिट हो जाएगा। आयन सॉल्यूशन में था, अभी इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, वो मेटल पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। मेटल पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां कौन सी प्रोसेस डोमिनेट की होगी? रिडक्शन। तो इक्विलिब्रियम मिलते वक्त क्या है, कैसा है, ये आपको समझना है, सोचना है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हो गया ये, इसलिए रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर लेगा, बिकॉज कैटायंस का नंबर कम हो गया। तो यहां पे कौन डोमिनेट कर रही है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, इसलिए मेटल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहां पे रिडक्शन डोमिनेट कर रहा है, सो आई विल से रिडक्शन ऑफ और स्पेसिफिक होना है तो सॉलिड लिखो, एक्वस लिखो। मैं फिर कह रहा हूं दोनों में ये दोनों प्रोसेस हो रही है, ऐसा नहीं कि एक ही हो रही है, बट एट इक्विलिब्रियम कौन ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है या रिएक्टेंट ज्यादा, उसके हिसाब से पोटेंशियल्स विल बी जनरेटेड। तो यहां रॉड और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस मेटल M। रॉड और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज, अभी यहां पे मेटल ऑक्सीडाइज हो रही है, तो यहां जो आएगा वो क्या आएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पे, मेनली कौन सी प्रोसेस हुई है? M कन्वर्ट हो गई किसमें? तो ये जो रिएक्शन है ये मुझे किसके बारे में बताएगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहां पे एक्चुअली नहीं, मैं वो नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना दिखा रहा हूं कौन किसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें ये जो रिएक्शन है मुझे किसके बारे में दिखा रही है? समझे? कुछ कुछ थोड़ा बहुत गुस्सा होगा। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट क्यों हुए? ये इन मेटल्स की नेचुरल टेंडेंसी है कि जब वो अपने आयंस के कांटेक्ट में आएंगे तो उनको इलेक्ट्रॉन देना है इफेक्टिवली, या उनके आयंस को इलेक्ट्रॉन लेना है इफेक्टिवली। अकेला मेटल कुछ नहीं कर रहा। मेटल आयन इज लाइक शाहरुख खान और मेटल इज लाइक यू। शाहरुख खान तुम्हारी लाइफ से एनवी कर रहा है, अरे यार कितना बढ़िया है, कहीं भी वड़ा पाव खाते हैं, कहीं भी एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, इनके बच्चों को कोई उठाता भी नहीं है। तो शाहरुख खान क्या कर रहा है? तुम्हारी लाइफ जीना चाहता है, और तुम शाहरुख खान की लाइफ जीना चाहते हो। भाई मर्सिडीज है, दुबई में घर है, दुबई के टावर पे फोटो लगता है, समझ रहे हो ना?
तो मेटल आयन कन्वर्ट होना चाह रहा है इसमें, मेटल कन्वर्ट होना चाह रहा है मेटल आयन में। दोनों में से कौन सी टेंडेंसी ज्यादा है? तुमको भी पता है, तुमको शाहरुख होने की ज्यादा टेंडेंसी है या शाहरुख को तुम होने की टेंडेंसी ज्यादा है? समझे ना? तुम न्यूट्रल हो, वो चार्ज्ड है, पॉजिटिव है तुमको उसमें कन्वर्ट होना है, तुम्हारी टेंडेंसी ज्यादा है जो भी कह लो, तुमको अपना धन बढ़ाने की जरूरत है, धन प्लस धन, तो उसके लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। ये नहीं छोड़ना चाह रहे तुम, तो ये अगर छोड़ोगे तो इसमें कन्वर्ट होगे ना भाई। अब ये तुम छोड़ना नहीं चाह रहे। अब ये क्या है भैया लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम? ना ना ना, ईगो की स्पेलिंग यही होती है ना? मेरे को आती नहीं है मेरे को नहीं आती ईगो की स्पेलिंग, बट ईगो यही होता है, समझ गए ना? ईगो हो गया। फिर दूसरा होता है हमारा कौन उठे, कल कर लेंगे, समझ रहे हो ना? और क्या बोलूं, और वो तुम्हारा इंस्टाग्राम तो है ही एट द टॉप इतनी भी अच्छी एक्टिंग नहीं करनी, नेचुरल लगता है फिर सो बस इससे ज्यादा अलाउ ही नहीं कर रहे। ठीक है, बना रहने तो, क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा। सो कहने का मतलब ये है, कॉपी कर लेना ईगो अब पूरा ही लिख दो, अब जा ही नहीं रहा तो क्या ही करेंगे। सो बात समझ गए? किसको किस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है? तुमको शाहरुख में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है ना? अभी किसी को तुम होने की टेंडेंसी ज्यादा हो सकती है। मान लो मतलब रोहित ने देखा कि अर्नव के पास तो मर्सिडीज भी है, और अरे शादाब नहीं दिख रहा बहुत दिनों से, है कहाँ शादाब? कब से नहीं आया? सही। सो कुल मिला के दोनों का इंटर कन्वर्जन की टेंडेंसी है, जो टेंडेंसी डोमिनेट करेगी उसके हिसाब से काम चलेगा। ठीक है, अब मैं तुमको एक और राज की बात बता देता हूं, राज सर की नहीं सिर्फ राज की बात है। और वो राज की बात यह है कि आपने बचपन में सुना होगा एनोड एंड कैथोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है, द इलेक्ट्रोड एट विच क्या हो, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अभी कैथोड क्या होगा? तो इस पार्ट में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? इसलिए इस इलेक्ट्रोड का नाम रख देंगे हम तो आपको याद रखना है दैट इन गैल्वेनिक सेल, इन गैल्वेनिक सेल एनोड पे कैसा चार्ज आएगा और कैथोड पे? तो एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसपे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड वो है जिसपे होगा। तो गैल्वेनिक सेल में इस इलेक्ट्रोड पे जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है कैसा चार्ज आया है? सो एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड इन गैल्वेनिक सेल, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इन गैल्वेनिक सेल। याद हो जाना चाहिए इतना सा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, सर ये स्टैंडर्ड वर्ड कब लगाएंगे आप, और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दिखाओगे कैसे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से दिखाते हैं पहली बार। अब कैसे पता चलेगा कि सर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है? या तो बोल देगा कोई, लिख देगा, या नहीं लिखेगा तो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ता है। ध्यान से देखो, ये लिथियम का ऑक्सीडेशन दिख रहा है या रिडक्शन? तो अगर मैं यहां कुछ वैल्यू लिख रहा हूं जो भी है तो ये ओपी हुआ।
अभी मैंने वर्ड्स में तो कुछ नहीं बोला, यू हैव टू फिगर आउट थिंग्स योर सेल्फ। फोन है क्या आप पास में? पक्का ना? तोड़ दूंगा अगर है तो। सो लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो गया, आई थिंक इट इज ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? मेरी हेल्प करो, कम पढ़ के आया हूं मैं आज। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +7 से। तो ये जो भी वैल्यू है, मुझे साइन से भी कोई मतलब नहीं है फिलहाल, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो क्या है, आप ये देख के समझोगे कि आरपी है या ओपी है। मैं डायरेक्टली वर्ड्स दूंगा तो वो तो समझ ही जाओगे, पढ़ ही लोगे, अच्छा ओपी की बात कर रहा है, आरपी की बात कर रहा है। बट नहीं दिया है तो आपको रिएक्शन देख के समझना पड़ेगा, तैयार रहना है आपको इसके लिए। फिर आता है बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होने वाला है? स्टैंडर्ड कंडीशंस यूज करनी है। अब ये एसटीपी वाली कंडीशंस बिल्कुल नहीं है, नहीं, स्टैंडर्ड वर्ड आते ही आपके माइंड में एसटीपी कंडीशंस आने लगे, तो ऐसा कुछ मत सोचने लगना। यहां पे कंडीशन क्या है मैं बता देता हूं। पहले तो 1 atm प्रेशर हो। अभी 1 atm और बार का रिलेशन याद है कदों? रफली दे आर सेम, मोस्टली आपको ये मिलेगा, बट फिर भी 1 atm भी मिले तो लपेट लेना, मान लेना हाँ है, ठीक है। रफली दोनों सेम ही है, मिलेगा आपको ये दिया है तो भी सेम समझ लेना, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर, यहां रूम टेम्परेचर लेते हैं। एसटीपी में टेम्परेचर क्या लेते हैं? यहां पे वो मत ले लेना, तो केल्विन में ये कितना होता है? और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे ध्यान ही नहीं रखते, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन 1 मोलार होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस हैं तो ही जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने मेजर किया है, सो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दीज 3 कंडीशंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड तो आपको जो टेबल दी जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, उसमें जो वैल्यूज हैं वो एसआरपी वैल्यूज हैं। तो आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनसीईआरटी में दी हुई है या स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक में भी चेक करोगे, वो किनके वैल्यूज होते हैं? एसआरपी, एसओपी वैल्यूज नहीं होते, ध्यान रखना। बट आपको ये समझना पड़ेगा दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। अगर मैं ये लिख रहा हूं तो ऑक्सीडेशन के लिए सो बेसिकली आपके माइंड में ये बैठ जाना चाहिए कि ओपी और आरपी दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही होते हैं। अगर कंडीशंस सारी सेम रखते हो, आइडेंटिकल रखते हो, तो सिर्फ साइन अपोजिट होगा। सो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल अगर मैं लिख रहा हूं -3.05 है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस का 3.05 रहने वाला है। अच्छा, अब जब आप स्टैंडर्ड की बात करते हो तो इसको हम डिनोट करते हैं, तो ये जो वैल्यूज है सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा आपको? ई नॉट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको क्या बताना चाह रहा है? कोई सब्सटेंस कितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सामने वाले को रिड्यूस करता है। रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्या बताना चाह रहा है कि कोई सब्सटेंस कितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, और जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल। तो लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, सबसे कम है इनफैक्ट, इसलिए सबसे अच्छा
ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कौन से फैक्टर्स हैं जो इन पोटेंशियल की वैल्यूज को डिसाइड करते हैं। तो अगर आप बार बार ये रिएक्शन देख रहे हो कि लिथियम सॉलिड कन्वर्ट हो गया इनटू तो ये एक रिएक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन, इट इन्वॉल्व्स 3 रिएक्शंस। ढंग से देखेंगे, पहले लिथियम एटोमाइज होगी, गैसियस फॉर्म में आएगी, फिर ये जो गैसियस फॉर्म है लिथियम का इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, लिथियम कैन लूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। फिर ये जो गैसियस आयन है ये पानी में डिसॉल्व होगी, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अब अगर तुमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है तो आपको सब समझेगा, और थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ देखी है, पढ़ने का नाटक किया है, तालियां बजानी पड़ेंगी तुमको, अभी कुछ नहीं हो सकता। सो दिस प्रोसेस इज एटोमाइजेशन। ठीक है, इन तीनों का रिजल्ट है ये। इफ आई एम सेइंग कि इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है SOP कितना है वोल्ट, इसका मतलब है दिस रिएक्शन इज हाईली फेवरेबल, स्पॉन्टेनियस चेंज है ये। मतलब ये तीनों रिएक्शंस मिलकर इसको स्पॉन्टेनियस बना रही हैं। बट आप ध्यान से देखो कि फर्स्ट 2 रिएक्शंस आर नॉट स्पॉन्टेनियस। एटमाइजेशन इज नॉट ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसके लिए आपको हीट देनी पड़ती है। इसका डेल्टा जी कैसा होगा, अभी मुझे इसको ओवरऑल नेगेटिव करना है, सोच के देखो जरा। समझ गए? एक्चुअली ये चीज सारे मेटल्स में होता है कि पहले 2 पॉजिटिव होते हैं और तीसरा अभी कोई रिएक्शन इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, कोई मेटल अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है या नहीं है, थर्ड रिएक्शन इज द ड्राइविंग फैक्टर एक्चुअली। अगर डेल्टा G3 ने डेल्टा G1 और 2 के सम को ओवरकम किया तो ओवरऑल प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, और अगर ये ओवरकम नहीं कर पाया, डेल्टा G1 और G2 सेम एडिशन उनका डोमिनेट कर गया, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे हो, लिथियम से हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन के आगे प्लेटिनम, तो अपन ने इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव दिखाया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव 0, इनका नेगेटिव में है जो भी है, प्लेटिनम मुझे याद नहीं कितना है। बट कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के पहले तक स्पॉन्टेनियसली दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन पे इक्विलिब्रियम मिल गया एक तरीके से, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 इज इक्वल टू डेल्टा G3, सो ओवरऑल डेल्टा G क्या आ जाएगा 0।